Hello, good morning, all of you. Am I audible? Yes. स्क्रीन भी दिख रहा होगा ये तो एक क्वेश्चन है आज का सेशन। कल हमने टैंजेंट और नॉर्मल लास्ट में देखा था ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y square is equal to 4x and एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इससे रिलेटेड कि दो कर्व के बीच में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो वो वाला लाइन होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान ली इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो ये एक लेट्स सपोज कि ये एक पैराबोला हो गया और इसका जो सेंटर है वो 12,0 होगा। सॉरी, सेंटर हो जाएगा 6,0। ठीक है, एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा जी स्क्वायर 36 प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी यानी 31 यानी √5। तो ये रेडियस है ना। तो कहीं एक सर्कल ऐसा रहा होगा, एक सर्कल है, एक सेकेंड, एक सर्कल रहा होगा कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि एक पॉइंट पे हमें कहीं नॉर्मल यहाँ पे जो खींचे इस पे भी नॉर्मल होना चाहिए। यही वाला डिस्टेंस जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। वो वाला डिस्टेंस क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो अब हमें पता है, अब इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है कि अब सर्कल पे नॉर्मल है तो ये इसके सेंटर से पास करेगा, दैट इज 6,0 से पास करेगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले मान लिया ये पॉइंट अगर 80 स्क्वायर 280 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280, ए की वैल्यू 1 है, प्लस टी क्यू। ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन। मैंने बोला था कि नॉर्मल का इक्वेशन या तो स्लोप फॉर्म। सर ये जो एक्स एक्सेस होगी ये नहीं हो जाएगी दोनों के लिए। हेलो, कैन यू रिपीट? आई एम सेइंग एक्स एक्सेस ही तो हो जाएगी ना ये जेट लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर। हाँ, वो अननोन है, हो सकता है, मैं नहीं जानता। ये भी हो सकता है बिल्कुल, बट हो सकता है इससे इधर अगर कोई मिनिमम डिस्टेंस बना रहा हो, है ना। ओके। हाँ, पॉसिबिलिटीज है। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो नॉर्मल है वो किससे पास होना चाहिए, 6,0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रख दिया तो 6t माइनस 2t इज इक्वल टू टी क्यू। तो यहाँ से क्या आ गया कि टी क्यू इज इक्वल टू 4t। तो t की जो वैल्यू दिख रही है वो 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो पॉइंट देखो खुद ब खुद पता चल जाएगा, A1 है तो पहला पॉइंट 0,0 जो आप बोल रहे थे कि ये हो जाएगा ना, तो हाँ ये भी है 0,0। एंड एक है टी की वैल्यू 2 तो 4,4, और एक टी की वैल्यू -2, 4,-4। ठीक है, ये चीज है। तो अब अगर डिस्टेंस रख लेते हैं कौन सा डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है। अब ऐसा तो है, ये भी हो सकता है कि तीनों से बराबर है, बट हमें नहीं पता कि क्या है वहां पे एग्जैक्टली। तो अगर ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखें इस वाले पॉइंट से लेकर के सेंटर तक यहाँ पे, तो ये तो 6 है, टोटल डिस्टेंस 6 है। और रेडियस कितना है, रेडियस जो है हमारा √5 है। तो ये जो हमें ये चाहिए डी डैश, तो डी डैश कितना हो जाएगा, 6 माइनस √5।
वैसे ही अगर ये वाला देख लें यहाँ से, इसके लिए ये वाले पॉइंट के लिए ये मान लिया D1 डैश आ गया, वैसे ही D2 डैश आ जाएगा, वो आ जाएगा 4,4 से हमें चाहिए 6, ये तो शायद ये वाला चीज आ गया ना, ये D1 डैश आ गया, D2 डैश मान लीजिए इधर से कहीं से आएगा, तो अंडर रूट 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड प्लस 16 √20, तो ये चीज आ गया। वैसे ही D3 डैश में क्या होगा, ये भी वही आ रहा है, और पैराबोला सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये तो वैल्यू सेम आनी चाहिए √20। अब देख लेंगे जी, जो भी वैल्यू इन दोनों में छोटा है वही शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, और उसका निकालने का तरीका भी समझ में आ गया कि नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सर इसमें -√5 भी तो होगा लास्ट में, D2 डैश D3 डैश में। अच्छा हाँ, ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमने सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिया ना, तो √5 तो रेडियस जो है √5 घटाना पड़ेगा, हाँ। तो ये इन दोनों में जो मिनिमम होगा, मिनिमम दिख भी रहा है कि ये वाला चीज मिनिमम है ना, √20 और ये 6 है, तो √20 में से √5 घटा रहे हैं, और यहाँ 6 में से √5 घटा रहे हैं, तो √20 वाला यानी ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मान लिया जाए, इस तरीके से कर लें हम लोग, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of two normals to a parabola which are at right angles to one another। ये चीजें यहाँ पे क्या चल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स टू अ पैराबोला विच आर राइट एंगल्स टू वन अनदर। अब ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ट्राई करिए जल्दी से इसको। या किसी के पास आइडिया आ गया हो कि हाँ इसको कैसे बनाना है, तो वो बता सकता है। स्टेप्स सिर्फ दिख जाए तो बता सकते हैं आप आराम से। एम के बाद में इसका फार्मूला लिख के वो M1 हाँ M2 -1 वाली उससे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो ये क्या है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि am³ एंड ये अगर यहाँ से m कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 2am माइनस एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इससे पास करेगा, तो वो मान लिया एक्स और वाई ऑलरेडी हमने पास करा दिया है, ठीक है। वो वेरिएबल, वो जो लोकस वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई है वो यही है। अब इसके रूट क्या होंगे, 3 रूट होंगे, m1 m2 m3, है ना। और दे रखा है कि इसमें दो नॉर्मल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि m1 m2 m3
ये चीज जो होती है वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ए बी सी डी, माइनस डी बाई ये होगा ना इसमें क्यूबिक वाले में, तो माइनस डी यहाँ पे क्या है, माइनस वाई अपॉन ए, ये चीज आ जाएगी। तो ये M1 M2 M3 का वैल्यू आ गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही यूज़ करके ये लिख दिया, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे M1 M2 चूंकि दो परपेंडिकुलर है तो कोई भी दो को हमने -1 से रिप्लेस कर दिया, किसी भी दो स्लोप के प्रोडक्ट को -1 से रिप्लेस कर दिया, तो M3 जो आ जाएगा, M3 जो आ जाएगा वो y अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने M1 M2 -1 ले लिया तो M3 की वैल्यू आ गया, और हमें पता है M3 रूट है इसका, यहाँ से सीधा सीधा ऐसा रख देंगे y अपॉन ए का होल क्यूब प्लस m 2a माइनस एक्स प्लस, सॉरी m की वैल्यू तो हमें रिप्लेस करनी है ना ताकि हमें स्लोप आ जाए, सॉरी लोकस आ जाए, y अपॉन ए एंड प्लस y इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना यही हमारा लोकस है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में ये भी आ गया होगा, ज़्यादा टफ है नहीं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यूज करके बना लेते हैं। जैसे है tangents tangents are drawn tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4x at point where the line lx plus my plus n equal to 0 meets this parabola. Find the equation, sorry, not equation. Find the point of intersection. Find the point of intersection of these tangents. ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, tangents are drawn to the parabola this at point where the line lx plus my plus n equal to 0 meets this parabola। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, जैसे मान लिया ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो एक लाइन है कोई जो इसको ऐसे कट कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पे टैंजेंट खींचा गया है। ठीक है, ये जहाँ पे मीट किया वहाँ पे टैंजेंट खींचा गया है, टैंजेंट खींचा गया। ये जैसे मान लिया P है, ये Q है, तो ये जो R है हमें यही R पता करना है। जल्दी से बताइए, तो इसको कोशिश करके बताइए कि क्या होना चाहिए। ये बताइए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ midpoint, find the locus of midpoint of chords
of the parabola y square is equal to 4x that pass through the point 3a, a, ये चीज है। ये 2 क्वेश्चन करने हैं हमें। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? किसी से ये कोई आइडिया है कि कैसे करना है? हाँ बताइए। वो पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सर हम लोग। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर लाइन में सब्स्टिट्यूट किया तो फिर उससे क्या फायदा होगा? हमको T1 T2 का मिल जाएगा, मतलब सोचो P में T1 Q में T2। हाँ तो अब बताए थे टेंजेंट्स T1 T2 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये T1 T2 कमा a into T1 plus T2, वो तो पॉइंट वो ऑफ आ जाएगा, इंटरसेक्शन आता है। हाँ तो वहां से सीधा निकल सकते हैं हम। हाँ, वहां से नहीं कर सकते, नहीं वो फिर बहुत लेंदी दिख रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। नहीं सर, हमारे पास ए टी स्क्वायर मतलब टी दोनों का क्वाड्रेट की इक्वेशन आएगा, T1 plus T2 होगा माइनस बी बाई ए, हाँ 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 T1 हाँ। T2 होगा सी बाई एस, तो अच्छा एन बाई अच्छा एल हाँ। कमा माइनस 2a एम बाई एल आएगा। वो भी तरीका बढ़िया है। हाँ, इस तरीके से बहुत आसानी से आ सकता है। और कोई तरीका है क्या किसी के पास? देखिए एक तरीका और है, वो भी तरीका बढ़िया है, आसानी से उससे ही बन जाएगा। सर एक हाँ पॉइंट बताइए। ले लेते हैं एच कॉमा के, जो अपना हम्म पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हम्म, उससे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा हाँ बोलिए। टेंजेंट का, वो अपनी लाइन ही है, एल एक्स के प्लस वाई, एम। हाँ, और उसको अगर t इक्वल टू 0 लिखना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? हाँ तो ये के वाई माइनस 2ax माइनस 2ah इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखा है और ऑलरेडी दिया हुआ भी है, lx प्लस एन इक्वल टू 0। तो दोनों सेम है, तो सेम मतलब कंपेयर कर लेंगे, तो k अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन एल एंड इज इक्वल टू माइनस 2a एच एस, ये एच है, ये एच है, एच अपॉन एम, ये चीज आ जाए। तो यहां से क्या करेंगे हम, एच और के की वैल्यू पता कर लेंगे। तो के की वैल्यू दिख रहा है -2am अपॉन एल एंड एच की वैल्यू आ गया 2a कैंसिल एन अपॉन, ये एच है, एन अपॉन एल। इस तरीके से। या एक ने वो भी बहुत बढ़िया सोल्यूशन था कि एटी स्क्वायर कॉमा 280 से पास करा दिया, तो ये हो जाएगा एल एटी स्क्वायर प्लस एम वाई 280, यानी 280 प्लस एन इक्वल टू 0 यहाँ से। अब पता है ये टी के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा तो T1 प्लस T2 आएगा, लेकिन हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए ये वाला यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2 यही होता है, तभी जाके ये वाला मेथड आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या है T1 प्लस T2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? T1 प्लस T2 माइनस 2ma अपॉन AL, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, पर आप देख लेना। T1 T2 जो होगा वो होगा n बाई AL। ये अच्छा नहीं ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, मुझे लग रहा है ए कहाँ से फालतू आ रहा है, यहाँ पे ए ऑलरेडी है ना, तो ये सब जब वैल्यू रखेंगे तो वापस से यही चीज आ जाएगा। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं दोनों मेथड से। दोनों मेथड अच्छा है, बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चूंकि हमने पढ़ा है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये भी एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए।
हो गया क्या ये? हमें किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है, मतलब उन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो इससे पास कर रहा हूँ। हाँ, ए 3a कॉमा ए, मान लिया 3a कॉमा ए कहीं यहाँ पे है, अंदर ही होगा बेसिकली। 3a कॉमा ए कहीं यहाँ पे होगा, तो इससे पास करने वाले बहुत सारे कॉर्ड होंगे, है ना। तो उन सारे कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, वही हमें देखना है। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट को मान लिया एच कॉमा के। तुमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट वो क्या होता है, टी इक्वल टू एस वन। ये चीज हमने पढ़ा है। टी इसका क्या हो जाएगा, के वाई माइनस 2a एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एस वन, यानी कि एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4ah, ये आ गया। अब इसमें अब हम लोग क्या पुट कर दें, इसमें अब हम ये चूंकि पता है कि ये वो हमने कॉर्ड लिखा है जिसका मिडिल पॉइंट एच कॉमा के है, और ये पास होना चाहिए किससे, 3a कॉमा ए से, है ना। ये 3a कॉमा ए से पास होना चाहिए। तो अगर उससे पास करा दिया, वाई ए है तो के ए माइनस 2a 3a प्लस एच इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4ah। और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे, h को x और k को y। तो यहाँ पे हमारा वो लोकस रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, ये ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए, हाँ सर बोल। h कामा k मतलब x कामा मिडिल पॉइंट, सर h कामा k मतलब हाँ या राइट, h कॉमा k इज द मिडिल पॉइंट। अब t इज इक्वल्स टू s1 क्यों लिया, बस बता दीजिए। t इक्वल टू इसमें के, हाँ। कल हमने ना पढ़ाया था, एक से मैं देख लेता हूँ, कल जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था ना वो होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ाया था ना कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन पॉइंट, विथ गिवन मिडिल पॉइंट, अगर हमें किसी कॉर्ड का मिडिल पॉइंट नोन है, यहाँ पे लेट्स सपोज x1 y1 है, तो उस केस में कॉर्ड ऑफ उस कॉर्ड का इक्वेशन, इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू h1 होता है। और ये पूरे कोऑर्डिनेट के लिए ट्रू होता है। ये जो तीनों फॉर्मूला दिख रहा है ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ट्रू है। चाहे आप सर्कल पढ़ रहे हो, चाहे आप पैराबोला पढ़ रहे हो, चाहे आप इलिप्स पढ़ रहे हो, चाहे आप हाइपरबोला पढ़ रहे हो, वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हैं। तो यही चीज हमने बस यूज किया है। समझ थैंक में यू आया सर। क्या? ओके गुड। तो हाँ, ये चीज हो गई, बस पुट कर दिया, कॉर्ड मिल गया। अब चूंकि ये लोकस नहीं है, क्योंकि लोकस में एच कॉमा के अलावा एक्स वाई भी वेरिएबल मौजूद है ऑलरेडी। तो इस एक्स वाई को हटाने के लिए हमने 3a कॉमा ए से पास करा दिया, जो कि ये वाला पॉइंट है, वो सारा कॉर्ड इससे पास करा दिया। अब ये सिर्फ h को x से, k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो वो सारी चीजें
आ जाएंगी। देखिए मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है लेंथ ऑफ, ये आप कैलकुलस में भी एक बार देखोगे, लेंथ ऑफ टैंजेंट सब टैंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। तो कहीं एक जगह भी आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो दोबारा कैलकुलस में आप पढ़ोगे तो लगेगा कि ठीक है, ये तो मैं बिना सिर्फ कैलकुलस में ये जान गया कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप है, तो उसके दम पे भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ढंग से कवर कर लेते हैं। जैसे ये हो गया एक हमारा, यहाँ पे हम सिर्फ पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पूरे कर्व के लिए, किसी भी कर्व के लिए हमें ये चीज़ पढ़नी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जैसे मान लिया ये पैराबोला है, तो जैसे किसी पॉइंट पे मान लिया ये वाला पॉइंट पे हमने टैंजेंट खींचा ऐसे, ठीक है, तो ये जो इतना लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ टैंजेंट, और इसी के परपेंडिकुलर अगर हमने खींच दिया तो ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब क्या है इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, ये पॉइंट मान लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो ये जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मतलब ऐसा बोल दें कि टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चीज है, तो इसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, मतलब पता भी लगा सकते हैं कि कितना होगा ये सारा लेंथ। देखिए मान लिया हम सबको टी के टर्म में ही लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है, वो होता है टी वाई, आप एम के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये सब चीज़ मान लिया जो अभी फॉर्मूले आएंगे वो जरूरी नहीं है कि आप याद रखो, बट समझ के जरूर रखो। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई जीरो कर देंगे, यहाँ पे मैं वाई जीरो कर दिया तो ये माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है कि ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, ठीक है। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यू, ये चीज होता है। यहां से अगर हमने वाई जीरो किया तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आती है वो 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमन। तो अब एक एक करके सारा लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट यहाँ से, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो 2a टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2a टी का होल स्क्वायर। तो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ये होगा भी, चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये कर ही देता हूँ मैं। 2a टी बाहर आ जाएगा और ये बच क्या जाएगा, तो आई थिंक 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ टैंजेंट। यानी लेंथ ऑफ टैंजेंट के लिए अगर हमें सिर्फ स्लोप भी पता हो, मतलब टी पता होगा, स्लोप पता होने का मतलब टी पता है, तो उसके बेसिस पे भी हम लेंथ ऑफ टैंजेंट पता कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट कितना है, 80 स्क्वायर, ये
सीधा सीधा ये 2a t² हो गया, है ना। लेंथ ऑफ सब टाइम, लेंथ ऑफ नॉर्मल दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, √2a² प्लस 2a t² यानी ये 2a इंटू √1 प्लस t², एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अच्छा, सब नॉर्मल का लेंथ इंटरेस्टिंग है, 2a सिंपल है, यानी सब नॉर्मल का लेंथ जो है तो किसी भी नॉर्मल के लिए, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, हाँ ठीक है, ये आ रहा है 2a प्लस 2a, और एक सेकेंड, ये जो पॉइंट नॉर्मल का हमने y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280, तो y जीरो करने पे 2a प्लस at² कॉमा 0, ठीक है। ये आ गया। क्या ये कुछ मिस हो रहा है क्या, देखो तो ध्यान से, 3 ही आएगा क्या इसमें, ठीक है, टर्म आना चाहिए। क्या किसी को नजर आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट तो हमने सही निकाला है सारा। एक बार चेक करिए सब लोग, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये इतना ही आएगा या कुछ और आएगा, नॉर्मल का इक्वेशन में हमने सही लिखा है, जल्दी से बताइए, ये इतना ही आना चाहिए ना। सही है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होगा वो 2a ही होगा, ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ इस पे बेस्ड, अब जैसे कि जो कैलकुलस में होगा ना उसमें क्या अंतर रहेगा, यहाँ पे हमने टी के टर्म में सारा लिख दिया, कैलकुलस में बस वही हम लोग स्लोप के टर्म में लिख रहे होंगे, dy/dx के टर्म में सारा कुछ होगा, ठीक है। यानी सिंपल टी को रिप्लेस कर देंगे, टैंजेंट है तो टैंजेंट का स्लोप क्या होता है 1/t, यानी 1/t को dy/dx से रिप्लेस कर देंगे तो वही कैलकुलस होना शुरू हो जाएगा, ये तो यही चीज है, ये आ गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, पैराबोला में इतना ही था, और भी कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं तो उससे वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, जो एक मेजर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो हमने कवर करा दिए सारे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और वो है हमारा इलिप्स, ठीक है। ellipse। अच्छा, एक इक्लिप्स होता है ना, वो ग्रहण होता है, ये इलिप्स है, इसको दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं हिंदी में, तो इलिप्स है हमारा अगला। अब इसमें दो डिफिनीशन पढ़ना है, पहला पहला डेफिनेशन 2 डिग्री वाले पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2 डिग्री में हमें पता है कि 2 डिग्री में हम कब इलिप्स बोलते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h² शुड बी लेस देन ए बी, और ई जो होता है हमारा, है ना, ई जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लिया, फिर से वही कहानी है, फिक्स्ड पॉइंट है ये, फिक्स्ड पॉइंट एंड एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है,
तो यहाँ पे एस पी अपॉन पी एम, एस पी पी, ये जो रेशियो होता है एस पी अपॉन पी एम फॉर द एलिप्स, ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसका एक मैकेनिकल डेफिनेशन होता है। मैकेनिकल डेफिनेशन, मैकेनिकल डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर हमने दो फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट और एक मूविंग पॉइंट ले लिया, सच दैट, कोई भी एक मूविंग पॉइंट ले लिया सच दैट, इस तरीके से, ये जैसे मान लिया एस डैश एंड दिस इज पी, तो हमने इस तरीके से लिया सच दैट एस प्लस एस डैश हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। पी हम इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं कि एस प्लस एस डैश जो है हमारा हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो ऐसे में जो हम पाथ बनाएंगे, ये जो पॉइंट है ये पी, ये सब जो पॉइंट मूव कर रहा है, इसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो एक शेप दिखेगा, वही शेप हमारा एलिप्स कहलाएगा। जैसे इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यही एलिप्स है, ये दो फिक्स पॉइंट थे। ठीक है, या जैसे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे कि दो कील, आप कहीं भी कार्डबोर्ड में फिक्स कर दो और एक धागा लेके, धागा को उंगली में फंसा के उसको आप टाइट करके वो आप रोटेट करो, तो ये वाला शेप बन जाता है, एलिप्स बन जाता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल डेफिनेशन। यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एस पी प्लस एस डैश पी, ये जो है हमेशा कांस्टेंट है। ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो कहलाएगा वो कहलाता है हमारा इलिप्स कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे सिर्फ इतना के बेस पे एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग आगे इलिप्स में बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट पहला पी है, एक सेकेंड, एक्स कॉमा वाई, सच दैट पहला में अंडर रूट एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर वाई माइनस टू टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एंड सेकेंड पार्ट है, सेम चीज है, प्लस वाई माइनस टू टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन, सेकेंड सर्कल, थर्ड पैराबोला, फोर्थ
ellipse, and fifth none of this। जल्दी से बताइए तो ये क्या होना चाहिए। अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो बताना है कि ये क्या होगा। सेकंड वाला एलिप्स है, फर्स्ट वाला पॉसिबल कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और कोई बताइए, कोई और ट्राई करना चाहते हैं इसको। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला देखें, या कोई भी ये सिचुएशन शो क्या कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ये पॉइंट है 1,2, ठीक है ऐसा, एंड एक अदर पॉइंट है -2,6 ऐसे करके, और एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है P। सर फर्स्ट वाला नन ऑफ दिस है। हाँ सही है, देखो P है। तो हो क्या रहा है ना कि पहला वाला बोल रहा है कि ये पॉइंट P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट कि SP प्लस SP डैश, है ना, S डैश P, इसका सम 3 होगा। अब क्या है कि जैसे हमने पैराबोला में देखा था लोकस रिलेटेड क्वेश्चन, हमें आंख बंद करके चीजों को नहीं मानना है कुछ भी। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि समेशन कांस्टेंट आएगा, दो डिस्टेंस का समेशन कांस्टेंट आएगा तो वो इलिप्स हो जाएगा। ये जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था कि लाइन से, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है तो पैराबोला हो जाता है। तो बट हम इतना सिर्फ बोलने पे हम मान नहीं लेंगे, या यहाँ पे भी हम इतना से हम कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, हम देख तो लेंगे डिस्टेंस है क्या। अब ऐसा कोई बोल दे कि सम ऑफ डिस्टेंस -5 आ रहा है तो हम थोड़ी ना बोल देंगे कि इलिप्स है। हम लॉजिक अपना कॉमन सेंस तो हमेशा ऑन रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 5। तो दुनिया में कहीं भी पॉइंट ले जाओ, वहां से इसका और इसके पॉइंट के डिस्टेंस का सम 5 से कम होना ही नहीं है। मिनिमम 5 हो सकता है, मैक्सिमम ग्रेटर देन, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है तो इन दोनों का समेशन हमेशा इससे बड़ा होगा। तो 5 से छोटा हो ही नहीं सकता, यानी इसका मतलब नो लोकस। नो लोकस। तो ये ऐसा कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए ये था। और बाकी सेकंड वाला 7 बोल रहा है तो हाँ ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या बनाएगा, एक एलिप्स बना देगा। तो सेकंड वाले के लिए एलिप्स था, फर्स्ट वाले के लिए नो लोकस। तो ये था यहाँ पे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं एलिप्स में। अब जैसे मान लिया जाए जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात करें, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला था वैसे। अब क्या है ना, टॉपिक बिल्कुल रिपीट होंगे, मतलब जो जिस ऑर्डर में हमने पैराबोला पढ़ा एकदम सेम ऑर्डर, ऑलमोस्ट चीजें सेम आएंगी। एलिप्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, बाकी हमने फिर से वही जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेंट्रल फॉर्म, कॉर्ड, टेंजेंट, नॉर्मल, बस कहानी खत्म। फिर हाइपरबोला, फिर सेम कहानी। तो ये वही वाली चीज है, ईट स्लीप रिपीट, वैसा ही कुछ।
तो देखिए ये क्या है ना, हाँ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हमें क्या देखना है, जैसे मान लिया वो फिक्स लाइन ये रख लिया, एक्स प्लस बी वाई सी इक्वल टू, और यहाँ पे हमने फिक्स पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1 लेट सपोज, और तो मूविंग पॉइंट एक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, एस पी एम। तो यहाँ पे क्या है ना, एस पी अपॉन पी एम, जैसे पिछले केस में 1 होता था, यहाँ पे ई रहेगा, और ई हमें पता है ई लेस देन 1 होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे कि एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। सर एस और पी आपने गलत शायद लिखा है अच्छा फिगर में। सॉरी, हाँ, एस हमेशा फोकस रहेगा, पी हमेशा वो मूविंग पॉइंट रहेगा, एक्स कॉमा वाई। थैंक यू। तो ये चीज़ आ गया, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। एस पी हमें पता है, एस पी है हमारा एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, जो भी ई का वैल्यू होगा, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, का होल स्क्वायर, ये चीज है। तो एलिप्स का जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। जैसे हमने वहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था पैराबोला में, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। उससे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब सीधा चीजों का हम नेमिंग करने जा रहे हैं, जैसे ये मान ली एलिप्स है, ठीक है। इस वाले एलिप्स में कौन क्या कहलाता है, बस उसका हम लोग नेमिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के पहले ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, दोनों पॉइंट, ठीक है, ये भी पॉइंट वर्टेक्स, ये भी पॉइंट वर्टेक्स होता है, ये सेंटर। और चूंकि इलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है। और यहाँ पे भी दो फिक्स लाइन होते हैं, एक इधर और एक इधर, तो ऐसे में बोलते हैं हम लोग, इन दोनों को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल ऑलमोस्ट चीजें सब वही आ रही है, नया कुछ भी नहीं आ रहा। फिर अगर कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए कोई कॉर्ड है, वो फोकस से पास कर रहा है, तो अगेन दिस इज फोकल कॉर्ड। और कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर है एक्सिस और पैराबोला के, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और वही डबल ऑर्डिनेट जब खास हो जाएगा, यानी वो जब फोकस से पास कर जाएगा, तो इसी को हम नाम दे देते हैं लैटिस रेक्टम। हाँ, और ये जो लेंथ है वर्टेक्स के बीच का लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस बोलने का मतलब जनरली हम लोग
रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और ये जो है वो हमारा है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, ये चीज है। तो ये नेमिंग था। ठीक है, ये सारा टर्म इसमें हम लोग यूज करेंगे, मतलब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले वाले पे। अब हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स के लिए हमें स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स और स्टैंडर्ड फोकस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ले लिया, x इज इक्वल टू a बाई ई, एंड एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ले लिया x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, एंड एक फोकस ले लिया ए कॉमा 0। ठीक है, एंड दिस इज माइनस ए कॉमा 0। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स ए कॉमा 0, ये इतना से ही आ जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से, बाकी सारा पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है व्हेन a इज ग्रेटर देन b। इक्वेशन एक्स स्क्वायर कोई डिराइव नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेरिवेशन फिर वही है जिस तरीके से हमने पैराबोला में लिख के किया था, वहां पे यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कुछ करेंगे, बट हम लोग उधर जा नहीं रहे। डेरिवेशन आना भी नहीं है हमें इक्वेशन से, और आपने पढ़ा भी है तो ये पता भी होगा कि इलिप्स का इक्वेशन ये है। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये चीज पता होना। जब भी हम इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं तो ये साथ में कैरी होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। और सबसे पहला अगर हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिख रहे हैं, मतलब ए जो है वो बड़ा होगा बी से। सेकेंड, बी और ए में एक रिलेशन है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी पता है सबको, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए या पता होना चाहिए। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये 0 कॉमा बी है, 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, ये चीज होता है। ये मान लिया एस है और ये एस डैश है ना, एस है और एस डैश है, ये चीज आ गया। अब कुछ चीजें हैं, सबसे पहला मान लिया पी पॉइंट है ना यहाँ पे, एक तो ये पता होना चाहिए सबको पहले कि जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि एस प्लस एस डैश पी वो कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, 2a। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बनाते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये मार्क कर लेना है। यही है। और बाकी फिर से वही कहानी हम लोग लिखेंगे दोबारा, वर्टेक्स, फोकस,
डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम, ये सारा है। बाकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये चीज आ गया इतना सारा। अब सेंटर क्या है, 0,0, वर्टेक्स सेंटर नहीं होता, सॉरी, हाँ हमने वर्टेक्स लिख दिया यार, यहाँ पे एक और सेंटर छुटा, सेंटर उससे ऊपर सेंटर जो होता है वो होता है 0,0। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है हमारा ±a,0, एक ये भी तो वर्टेक्स है, -1,0। फोकस फोकस क्या है, ±ae,0। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसमें, सर 0, प्लस और माइनस भी वर्टेक्स नहीं होगा सर? क्या, सॉरी, 0, प्लस और माइनस भी वर्टेक्स नहीं होगा सर? नहीं इसको वर्टेक्स नहीं बोलते हैं इसको वर्टेक्स नहीं बोलते हैं, वर्टेक्स इसी को बोलते हैं, और ये सिर्फ इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, ये ऐसा बोला जा रहा है इसलिए हम बोलते आ रहे हैं, है ना। वर्टेक्स में अगर उसको भी इंक्लूड किया होता तो हम लोग उसको भी वर्टेक्स बोल रहे होते, ठीक है, उसको हम लोग वर्टेक्स नहीं बोलते हैं। क्लियर है ये, जो मेजर एक्सिस का, यस सर। हाँ, एंड पॉइंट बोल सकते हैं ऐसा, वही वर्टेक्स कहलाता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू ±a/। अब मेजर एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या है, हमें इक्वेशन से नहीं मतलब है, मेजर एक्सिस का मतलब लेंथ से मतलब है, वो 2a होता है, और माइनर एक्सिस 2b होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ पे भी क्या है, अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए ए से पास कराते हैं, तो क्या आ जाएगा ऐसा कुछ, ए कैंसिल हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 1 - e², अब 1 - e² बी स्क्वायर ये आ गया, और वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 - e² हमें पता है क्या होता है, b² / a², यानी b4/a² हो गई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा ±b²/, ये चीज आ जाएगी। तो बस लेंथ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा, 2b²/a, एंड लेंथ ऑफ एक्सट्रीमिटीज क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे एक्सट्रीमिटी 4 आएंगे ना, तो ऐसे लिख देते हैं ±a, कॉमा ±b²/a, इससे खुद ब खुद 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। और पीसी, पीसी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए कॉस थीटा, कॉमा बी साइन थीटा। जो हमारा थीटा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रिक एंगल। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये क्या होता है, कौन सा एंगल होता है, ये सेंट्रिक एंगल। तो ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में सारा कुछ है ना।
सारा वही टर्म्स फिर से दिख रहा है। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हमने एक जनरल लाइन ना लेकर के एक स्टैंडर्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स कौन सा ले लिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और फोकस भी हमने क्या ले लिया प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये चीज़ कर दिया। तो उससे हमने इक्वेशन लाया तो वो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी सब सामने है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, तो वो ये है। पहला ये हमेशा याद होना चाहिए, बाकी याद हो जाएगा, बार बार हम लोग इतना लिखेंगे कि याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसेंट्रिक एंगल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ये सब इलिप्स है, तो लोग क्या करते हैं ना, इसेंट्रिक एंगल को किसी पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, इसी को थीटा मान के इसी को इसेंट्रिक एंगल बना रहे हैं, बट ये गलत है। ठीक है। ये एक्चुअल में कुछ और है। इस इलिप्स पे एक सर्कल बनाते हैं, यानी मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर लेके हम एक सर्कल बनाते हैं। फिर यहाँ से किसी थीटा पॉइंट पे हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया सर्कल पे, सर्कल का रेडियस ए हो गया, तो अब इसका कोऑर्डिनेट पी एस हो जाएगा, एक कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इलिप्स पे पॉइंट देखेंगे इसका, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आता है एक, एक्स तो बदला नहीं, और एक्स अगर एक कॉस थीटा है, इक्वेशन में रख दीजिए खुद ब खुद बी बाई बी साइन थीटा आ जाएगा। तो इसलिए ये होता है, और इसको हम लोग इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्लियर हुआ क्या सबको? नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में क्या होगा, ऐसा ये होगा, यानी यहाँ पे अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बदल गया, ये आ जाएगा, अब वर्टेक्स भी बदल गया, फोकस भी सब बदल गया। अब ये हो गया 0, बी, 0, माइनस बी। ठीक है, ये 0, बी, 0, ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, वाई इक्वल टू बी बाई, वाई इक्वल टू माइनस बी बाई। इक्वेशन क्या होगा, कंडीशन वर्टिकल एलिप्स के लिए बी शुड बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, और यहाँ पे इलिप्स जो इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन था वो अब बदल जाएगा। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ए स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो पहला चीज हो गया। अब बाकी वैसे ही सारा कुछ लिखेंगे। सेंटर,
ये सारा कुछ है। तो वंस अगेन इसका सेंटर ऑरिजिन है, वर्टेक्स अब यहाँ पे बदल गया है, 0 प्लस माइनस बी आ गया है ना। इसका जो वर्टेक्स आ गया है वो 0 प्लस माइनस बी आ गया है। फोकस क्या आ गया है, फोकस आ गया इसका 0 प्लस माइनस बी और ई। डायरेक्ट्रिक्स नहीं, अब एक्स नहीं बचा, अब वाई बच गया, प्लस माइनस बी बाई। मेजर एक्सिस 2b 2a। अब लेंथ ऑफ राइटस रेक्टम में 2b स्क्वायर बाई ए होता था, यहाँ 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, प्लस माइनस 2b स्क्वायर बाई ए कॉमा प्लस माइनस बी। ये हो गया। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, बस। सर वो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ई की वैल्यू हमेशा, चाहे इलिप्स हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ई स्क्वायर हमेशा लेस देन 1 है। और अगर ई स्क्वायर फिर माइनस 1, फिर बी लेस देन ए हो जाएगा ना। क्या, नहीं बी ग्रेटर देन ए होगा। एक सेकेंड, अच्छा ये हमने वो पुराना वाला ही लिख दिया है शायद, ये रिलेशन तो हमने पुराना वाला ही लिख दिया ना। ये ऐसा होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे बदल जाएगा ना, वो जो पुराना वाला था वो तो मैंने पुराना वाला ही लिख दिया, मैंने बोला बट लिख दिया पुराना वाला ही। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ई स्क्वायर माइनस 1 होने पे वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ हाँ, वो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं रह पाएगा फिर कभी, ये इंटरचेंज हो जाएगा बस। हाँ, ओरिजिनल वाले में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और वर्टिकल वाले में ये चीज। तो क्लियर है ये, एक हम लोग ट्राई कर लेते हैं जैसे। ये इलिप्स है, इसके लिए सब कुछ पता करना है। सबसे पहले तो हमारा काम यही है, ए फाइव। चलिए आप लोग भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ ना। सेंटर 0 0 आ गया, वर्टेक्स हमें पता है 0 प्लस माइनस ए प्लस माइनस 5। फोकस
AE यानी प्लस माइनस 4 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू AE होता है प्लस माइनस A/E, 25/4। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये था हमारा 2B²/A, यानी 2 इंटू B² कितना है हमारा 9, ये है हमारा 5, यानी कि 18/5। एक्सट्रीमिटीज लिख लीजिएगा और मैं छोड़ रहा हूँ। एंड PC क्या हो जाएगा, A यानी 5 cos थीटा B की जगह पे आ जाएगा 3 sin थीटा। ये चीज आ गई। तो ये अगर सिंपल इसमें से कुछ पूछेगा कुछ भी निकालने के लिए तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे लगता है सबने बना भी लिया होगा ये वाला। आगे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा। Two circles are given such that one is completely lying inside completely lying inside other without touching prove that the locus of the center of variable circle which touches smaller circle from outside and bigger circle from inside is ellipse। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए और ट्राई करिए। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन को लिख लीजिए सब लोग। देखिए ये हो गया, इसको ट्राई करिए सब लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा eccentricity of an ellipse
ये एक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक है और एक पुराना वाला है। ये वाला क्या किसी से हुआ ये? फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। Two circles are given such that one completely lying inside the other without touching। ठीक है, एक सर्कल है कुछ इस तरीके का, इसके अंदर ये एक लाई कर रहा है ऐसे कुछ without touching। Prove that the locus of center of a variable circle which touches the smaller circle from outside and the bigger circle inside। यानी एक सर्कल है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, जो स्मॉलर वन को इनसाइड से टच कर रहा है, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके सेंटर का लोकस, ये वाला पॉइंट का लोकस, ये बड़े वाले का सेंटर है, ये छोटे वाले का सेंटर है। क्या वो किसी का आया क्या ये वाला? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये। जल्दी से डायग्राम हमने बना दिया है, एक क्वेश्चन में और तब तक लिखता हूँ। और जिनसे पहला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो सेकंड वाला ट्राई करें। सेकंड वाला 1/√2 सर। सेकंड शायद सही है। ये ठीक है, देखिए मैं पहला बनाता हूँ। अच्छा ये था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे लिखना हो, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है मैंने r मान लिया और इसका जो रेडियस है वो मैंने r1 मान लिया। तो अगर ये मैं मान लूँ ये d1 है ना, और ये d2 है, इसका रेडियस हमने r2 मान लिया। तो अगर d1 लिखें तो d1 आ जाएगा r1 माइनस r, वहीं d2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, क्या जाएगा, r1 एक सेकेंड,
नहीं, ये D2 नहीं लिखना था, D2 हमें लिखना था ये वाला। हाँ, ये इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। D2 जो हमें लिखना है वो सेकंड ये वाला D2 है, ठीक है। ये D2 है हमारा। तो D2 क्या हो जाएगा, R प्लस R2 ऐसा आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो D1 प्लस D2 ये कांस्टेंट आ रहा है R1 प्लस R2। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, बड़ा सर्कल है वो मूव नहीं कर रहा है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी सर्कल मूव नहीं कर रहा है। तो दो फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट है, यही पॉइंट मूव कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है मतलब सेंटर मूव कर रहा है। उसका सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो इस पॉइंट का लोकस होगा, इसका जो लोकस होगा क्या होगा, इलिप्स होगा। बस इतना ही था ये, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट D1 R1 माइनस R कैसे होगा सर? D1 देखिए ना, D1 ये ऐसा होगा ना, टोटल R1 यही है ना यहाँ तक पूरा, ओके ओके। और R घटा देंगे, और ये वाला तो सीधा ऐड हो रहा है, तो इस कारण से ये हो जाएगा। फिर है हमारा फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स दिस वन हुज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या है, 2b²। अब इसको हॉरिजॉन्टल मान के ही चलेंगे, अब ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग लगाने लगा, ये वर्टिकल भी तो मान सकता है। जब नहीं है तो अंडरस्टूड है कि मान के चलते हैं हम लोग कि ये हॉरिजॉन्टल वाले की ही बात कर रहा होगा। वर्टिकल जब उसको देना होगा ना तो वो मेंशन करेगा, क्योंकि इन जनरल हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस ए हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 2b² इज इक्वल टू a²। और b² की वैल्यू में पता है, ये 2 हो गया, a² हो गया 1 माइनस ए। हमने 2b² की वैल्यू यहाँ पर रख दिया है बस। a² कैंसिल, यानी आ गया 1/2 इज इक्वल टू e²। ई की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रेशियो है। ई की वैल्यू 1/2 ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो है ना, तो ये कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट है ये वाला। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोशिश करिए ये वाला बनाने का। और सेंट्रल फॉर्म इसको अलग से मुझे नहीं लगता, वो वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा, उसको ट्राई करिए। सेंट्रल फॉर्म पढ़ाने की जरूरत है, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा उसी से सेंट्रल फॉर्म कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसा सेंट्रल फॉर्म पैराबोला में था, यहाँ पे भी सेंट्रल वैसा ही है सेंट्रल फॉर्म। द फाइंड द सेंटर कॉमा फोकाई कॉमा लेंथ ऑफ एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की बात हो रही है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और क्या, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी पता कर सकते हैं, ऑफ द एलिप्स, ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के क्वेश्चन दे रखा है 2x² 3y² -4x -12y एंड +13 इज इक्वल टू 0। ये चीज है, तो इससे हम लोग कवर कर लेंगे क्या, सेंट्रल फॉर्म, इस क्वेश्चन से सिर्फ, ठीक है। प्लीज से ट्राई करिए।
पूरा नाम लाते हैं। बना क्या ये वाला क्वेश्चन किसी से? देखिए क्या हो रहा है ना, ये दो फोकस है, ऑफाइन एलिप्स, एलिप्स कुछ इस तरीके का है एंड ऑरिजिन से पास कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऑरिजिन है। तो एक चीज तो हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस अगर ये एस है, एस डैश है, एस ओ प्लस एस डैश ओ, ये जो होगा ना ये 2a होगा, ठीक है। और एस एस डैश जो होगा वो 2a ई होगा, ये भी चीज हमें पता है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होता है 2a। तो 2a लेंथ, 2a एक बेसिकली लेंथ है, तो वो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चले जाओ वो लेंथ नहीं बदलेगा। और एस ओ प्लस एस डैश ओ किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस इलिप्स को ले जाओ वो हमेशा 2a होगा। तो ये जो है एस ओ प्लस एस ओ डैश, ये कितना आएगा, ऑरिजिन से ये वाला डिस्टेंस 13 है, ऑरिजिन से ये वाला डिस्टेंस आई थिंक 25 है, कंफर्म एक बार कर लीजिएगा। तो 2a की वैल्यू इतना है, 2a यहाँ से अंडर रूट 24 5 19 का होल स्क्वायर एंड 5 का होल स्क्वायर ये है। तो डिवाइड कर देंगे, ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना अपॉन अंडर रूट 19 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 38। बस हो गया ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी आ गई, सिंपल था ये। अब ये है, अब इस टाइप की चीज को कैसे बनाना है, जैसे सेंट्रल फॉर्म है ना, सेंट्रल फॉर्म हमने पढ़ा है पैराबोला के लिए और वो भी वही सफिशिएंट है, हमें इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल फॉर्म में लाना पड़ेगा, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस ये हो गया एक्स माइनस 2 यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4x तो आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, यानी हमने इसमें 2 निकाल दिया। ठीक है देख लेते हैं, 3 हो गया y, हाँ 4 है ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा 4 12, अरे ये -1 बच जाएगा इक्वल टू 0, यानी इलिप्स जो बना हमारा ऐसा बना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/3 इज इक्वल टू, ये चीज आ गया। तो यहां से क्या आ गया, हमें पता चल गया, अब सब कुछ चाहिए सेंटर, सबसे पहला चीज सेंटर क्या आएगा, सेंटर जैसे उसमें वर्टेक्स पैराबोला हम निकालते थे ना, 0 करते थे आप 1,2, बस। अब सब सारे कोऑर्डिनेट में स्टैंडर्ड वाले में 1,2 ऐड होता जाएगा रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ई निकाल लेते हैं पहले, ई के लिए क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है 1/3, ए स्क्वायर है 1/2 1 माइनस ई, यानी ई की वैल्यू 1/√3 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब जैसे इसका फोकस निकालें, अब वर्टेक्स निकालते हैं ना, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए क्या करना है, 1 तो पहले लिख ही देना 1 और 2, प्लस वर्टेक्स होता था ऐसे वाले के लिए प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितना है 1/√2, ये 0, तो ये बस ऐसा हो गया फोकस। 1 तो लिखना है प्लस माइनस ए ई, ए है 1/√2, ई है यानी प्लस माइनस 1/√6 कॉमा 0 यानी 2, ऐसा आ रहा है। ठीक है, फोकस आ गया, ये आ गया। डायरेक्ट्रिक्स अगर हम लोग लिखें, डायरेक्ट्रिक्स पूछा नहीं है, नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, लिख तो लगे, इसेंट्रिसिटी हो गया, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम नहीं बदलेगा, ये 2b स्क्वायर अपॉन ए ही रहेगा, तो 2 इंटू बी स्क्वायर 1/3 है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ऊपर चला जाएगा √2, 2√2/3, ये आ गया लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस 2a यानी √2 एंड माइनर एक्सिस
माइनर एक्सिस 2/√3, ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रल को भी डील कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने पुराने टॉपिक्स में किए हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है क्या? जो भी हमने पढ़ा वो दिक्कत है, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल अभी जो हमने पढ़ा ना इसेंट्रिक एंगल के लिए, तो उसी में ये यूज होता है। ये है ऑक्सिलरी सर्कल, जैसे ये इलिप्स, एंड इसके मेजर एक्सिस पे जो सर्कल बनता है यही कहलाता है ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। और हमने एंगल रिलेट कर दिया है ना। ठीक है, अब जैसे मान लिया क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द इसेंट्रिक एंगल, find the eccentric angle of a point on the ellipse x² upon 6 plus y² upon 2 is equal to 1, whose distance from the center of the ellipse is √5। ये क्वेश्चन इसेंट्रिक एंगल पता करना है ना। तो बोल रखा है कि किसी पॉइंट का एलिप्स पे, उस जनरल पॉइंट हम लिख ही सकते हैं ना, √6 cos थीटा कोई भी हो, कॉमा √2 sin थीटा। इसका डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर यानी ऑरिजिन से। ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालें, वो √5 है, यानी डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 3, यानी cos थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। तो अब देख लेंगे जितने सारे वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। 4 वैल्यू होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, 5/6 है ना, 5π/6, 7π/6 एंड 11π/6, ये सारे के सारे वैल्यू हो जाएंगे। 5/6, 5π/6, 11π/6 एंड 7π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला, पाई प्लस π/6 ये चीज आ जाएगा। तो ये भी हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। देखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिर से एक सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक आ गया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। तो ये क्या हो जाएगा?
ये है। तो यहाँ पे भी हम लोग E1 कैलकुलेट करेंगे, और E1 कैलकुलेट करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लोग 1 माइनस करके ना लिख दें, सीधा सीधा हमें यही लिखना है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। तो क्या यहाँ से होगा, इफ E1 इज ग्रेटर देन 0, इफ E1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट P lies outside the ellipse, ठीक है। सेकेंड, E1 इक्वल टू 0, P lies on the ellipse, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है E1 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट P lies inside the ellipse, ये चीज आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हम लोग आ जाते हैं वापस लाइन एंड इलिप्स। फिर से भाई आप ध्यान दे रहे होगे तो हो क्या रहा है, बिल्कुल वही सारी चीजें चल रही हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म, फिर कुछ क्वेश्चंस के बाद फिर से वही position of a point with respect to a particular curve, and then again line and ellipse, ठीक है। लाइन एंड एलिप्स, इसमें लाइन एंड एलिप्स में क्या करना है हमें, जैसे मान लिया कोई भी एलिप्स है, एक जनरल सा एलिप्स है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा एलिप्स के बाद एक हमने लाइन ले लिया, लाइन ले लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक लाइन और एक एलिप्स में क्या रिलेशन है, जैसे हमने पैराबोला का चेक किया वैसे ही इसका भी चेक कर लेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दिया एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m c a स्क्वायर एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, सी स्क्वायर नहीं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है।
अब डी जो आएगा, डी डी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, line will be a secant. If d equal to 0, line will be a tangent. And if d less than 0, nothing, कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। और अगर हम लोग d इक्वल टू 0 कर देंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ से, c इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आ गया। तो ये अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो रहा है, x1 कॉमा y1, ठीक है, x1 कॉमा y1। इस पे हमें अगर टैंजेंट के क्वेश्चन लिखना है, एलिप्स हमारा यही है, तो ये हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर बाई y1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया। रिप्लेस करके जैसे हमने बता दिया था कि 2D ज्योमेट्री के लिए हम लोग अगर पॉइंट पता है कर्व पे, तो सिंपल रिप्लेस करके हम टैंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की वैल्यू अभी हमने लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर सर्कल का टैंजेंट का क्वेश्चन याद हो, उसमें क्या होता है, ए बाहर होता है और 1 प्लस एम स्क्वायर, और सर्कल एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है जिसमें ए इक्वल टू बी होता है, तो इसलिए वो सर्कल में इक्वेशन आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, मतलब हम लोग ये कर रहे हैं थीटा के टर्म में, इलिप्स में पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो x1 क्या, यानी हम लोग बेसिकली इस पे टेंजेंट का क्वेश्चन लिख रहे हैं, a cos थीटा v sin थीटा। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। ये तो ये हो गया हमारा तीनों टैंजेंट, ठीक है, तीनों टैंजेंट के इक्वेशन हो गए तीनों फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन आज करेंगे बस, ज़्यादा नहीं करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent
ये है y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। तो इसके परपेंडिकुलर लिखना है ना, तो इसका स्लोप तो हमें पता ही है, स्लोप है इसका -2। इसके परपेंडिकुलर वाला स्लोप क्या हो जाएगा, वो स्लोप हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, 1/2। और हमें पता है इक्वेशन ये होता है y इक्वल टू 1/2 x प्लस माइनस दो टेंजेंट आएगा, हो सकता है 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगे इसके, एंड ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर 4 4 16 एंड m 1 सॉरी ये क्या कर दिया, स्लोप 1/2 है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारा 4 और m स्क्वायर की 1/4 तो 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर 3 है सर, यानी y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 2y इज इक्वल टू x प्लस -2। तो ये दो टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे, और हम लोग क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेंजेंट और एक नॉर्मल बचा है, ठीक है, तो ये इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत है क्या, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन? सर टैंजेंट फॉर्म के लिए अब S1 किया था ना सर, इधर x(1 by a square plus y(1 by b square equals to 1)। ये वाला तो x, हाँ सर, वो x1 by 1 एलिप्स पे रहता है, तब वो टैंजेंट हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ तो वही x1 by 1 बाहर हो गया तो क्या होगा, वो कॉर्ड हो जाएगा ना सर, जो ये आउटर पॉइंट। हाँ हाँ, अगर इलिप्स ऐसा है और पॉइंट x1 y1 इधर है, और अगर हमने यही चीज लिखा, तो ये पॉइंट ये एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट x1 y1 है, वो हमने यहीं पे कंसीडर किया, एलिप्स पे कंसीडर किया है। ठीक है, वही x1 by 1 इनसाइड हो तो क्या होगा सर? अब ये देखो, अच्छा x1 y1 अगर ऐसा हम लिख देंगे तो ये नहीं होगा, ये एक सिंपल ऐसा बोलेंगे, कोई एक लाइन होगा जो उससे पास करता हुआ बोल सकते हैं, है ना, वो एक लाइन है, रैंडम कोई भी लाइन है, यानी एक कॉर्ड है वो, बस नॉर्मली ये उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब अगर हमने इसी पॉइंट से पास होने वाला कोई भी एक रैंडम लाइन लिख दिया, ये एक रैंडम लाइन ही लिख रहे हैं, फिर अगर मान ली पॉइंट अंदर है तो वो सिंपली एक कॉर्ड आ जाएगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है इससे, बस हम ऐसा बोल सकते हैं वो एक कॉर्ड है, और कुछ नहीं बोल पाएंगे, समझे? यस सर, कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है, नॉर्मल कॉर्ड भी बन जाएगा। नॉर्मल कॉर्ड बन जाएगा बस। ठीक है, और कोई? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, बाय बाय।